नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के इस बेहद शानदार सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हजारों सालों के उस लंबे इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर बहुत भारी और कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम एक बहुत ही सिंपल कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के नजरिए से इस पूरे सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि इतिहास में कैसे एक घटना बिल्कुल डोमिनोज की तरह दूसरी घटना को जन्म देती है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। प्राचीन काल की नींव से लेकर दक्षिण भारत के उदय तक हमने इस पूरी जर्नी को इन 6 सिंपल चैप्टर्स में बांट दिया है ताकि समझना बिल्कुल आसान हो जाए। चलिए बिना भटके एक एक करके इन सभी पड़ावों को पार करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, प्राचीन भारत की नींव। आइए समझते हैं कि इस उपमहाद्वीप पर इंसानी बस्तियों की शुरुआत आखिर हुई कैसे। अगर हम इस मैक्रो टाइमलाइन को देखें तो मानव विकास की शुरुआत होती है पाषाण युग यानी स्टोन एज से। पत्थरों के बाद इंसानों ने जिस पहली धातु का इस्तेमाल करना सीखा वो था तांबा, जिसे चाल्कोलिथिक युग कहते हैं। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कमाल का दौर जब तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाना सीखा गया। और फिर आगे बढ़ते हुए हम 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल तक पहुंचते हैं, जहां हमारा समाज एक बिल्कुल नया आकार लेने लगा था। अब यहाँ स्क्रीन पर देखें, इतिहास का एक बहुत ही शानदार डोमिनो इफेक्ट सामने आता है। 1000 ईसा पूर्व में हुई लोहे की खोज ने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ी और हल से अब घने जंगलों को काटना और खेती करना कितना आसान हो गया था। नतीजा क्या हुआ? जो वैदिक समाज पहले सिर्फ जानवरों को चराने पर निर्भर था, वो अब पूरी तरह से एक कृषि प्रधान समाज बन गया। इकोनॉमी बूम कर गई और जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जिन्हें जन कहा जाता था, वो अब महाजनपदों यानी विशाल राज्यों में तब्दील हो गए। खेती में आई इस बड़ी क्रांति ने राजनीति को भी पूरी तरह से बदल दिया। चलिए अपने दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि कैसे भारत के पहले विशाल साम्राज्यों की नींव रखी गई। उस वक्त की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुल 16 बड़े महाजनपद उभरकर सामने आए थे। 16 बड़े राज्य जो लगातार एक दूसरे से सत्ता के लिए टकरा रहे थे। लेकिन इन सब में मगध धीरे धीरे बाकी सबको पछाड़कर सबसे पावरफुल बनकर उभरा। इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव आया। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ समाज में समानता की बात करने वाले बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए दर्शन का उदय हुआ। इसके बाद तो सत्ता का जैसे तेजी से केंद्रीकरण होने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसे बाद में सम्राट अशोक ने एक अलग ही ऊंचाई दी। कलिंग युद्ध के बाद का वो टर्निंग पॉइंट तो हम सब जानते ही हैं, जब अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध का रास्ता छोड़कर धम्म घोष यानी शांति का रास्ता अपना लिया था। मौर्यों के बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और फिर सम्राट हर्षवर्धन का दौर, जिनका शासन 647 ईस्वी में खत्म होता है। और इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास एक तरह से अपने अंत पर आ जाता है। अब गुप्त साम्राज्य के बाद के भारत को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त नॉर्थ और साउथ के बीच एक बहुत ही साफ बंटवारा दिखता है। उत्तर भारत में हर्षवर्धन कन्नौज नाम के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शहर से पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में चालुक्य, जिनके राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, और पल्लव राजवंश का राज था। इन दोनों ताकतों के बीच एक साफ बॉर्डर लाइन थी, और इतिहास में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक टकराव भी हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, मध्यकालीन भारत के 3 चरण। देखिए, मध्यकालीन इतिहास यानी मिडीवल हिस्ट्री को 1000 साल के एक लंबे बोरिंग पीरियड की तरह देखने के बजाय अगर हम इसे इन 3 अलग अलग फेजेस में बांट दें तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। पहला फेज 750 से 1200 ईस्वी तक, दूसरा फेज 1206 में दिल्ली सल्तनत से लेकर 1526 तक, जिसमें दक्षिण के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी शामिल हैं, और तीसरा फेज 1526 से 1707 तक यानी मुगलों और मराठों का दौर है। ना, अब इसे याद रखना आसान। अब इस स्लाइड पर लिखे नंबर 500 को जरा ध्यान से देखिए। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। आमतौर पर हमें लगता है कि मध्यकालीन भारत का मतलब सिर्फ इस्लामी शासन है, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली सल्तनत के आने से पहले मध्यकालीन युग के शुरुआती 500 साल पूरी तरह से हिंदू और क्षेत्रीय राजवंशों के कंट्रोल में थे। तो चलिए अब इसी फर्स्ट फेज को थोड़ा जूम इन करते हैं हमारे चौथे चैप्टर में, कन्नौज के लिए संघर्ष। यहाँ एक बहुत ही कमाल का और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। आखिर क्यों
तीन विशाल साम्राज्य कन्नौज नाम के सिर्फ एक शहर पर कब्जा करने के लिए पूरे 250 सालों तक लगातार लड़ते रहे। 250 साल! इतिहास में इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसके पीछे की वजहें बहुत ही सॉलिड थीं। कन्नौज कोई आम शहर नहीं था, ये उत्तर भारत की चाबी था। पहली बात, ये गंगा यमुना के बहुत ही उपजाऊ दुआब क्षेत्र में था, मतलब बम्पर खेती और अपार दौलत। दूसरी बात, इसकी उठी हुई भौगोलिक स्थिति जो इसे सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए परफेक्ट बनाती थी। सीधी सी बात है, जिसका कन्नौज पर कब्जा उसका पूरे उत्तर भारत पर राज। इस टेबल को देखिए। इस 250 साल लंबी लड़ाई में ये तीन मेन प्लेयर्स उलझे हुए थे। वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार, ईस्ट यानी बंगाल की तरफ से पाल और दक्कन से राष्ट्रकूट। नागभट्ट द्वितीय, धर्मपाल और ध्रुव जैसे ताकतवर राजाओं ने बार बार एक दूसरे पर हमले किए। मजे की बात यह है कि इस लंबी लड़ाई में कोई एक क्लियर विनर नहीं रहा। पावर बस बारी बारी से इनके बीच घूमती रही। अब आप ही सोचिए, 250 साल तक लगातार लड़ने का अंजाम क्या होगा? सबके सब अंदर से खोखले हो गए। और यहीं से हमारा 5वां चैप्टर शुरू होता है, विखंडन का युग, यानी एज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। इस भयंकर गिरावट को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, सामंत यानी फ्यूडेटरीज। आसान भाषा में ये वो क्षेत्रीय शासक होते थे जो किसी बड़े राजा के अधीन काम करते थे। लेकिन जैसे ही सेंटर का मेन राजा लगातार युद्धों की वजह से कमजोर पड़ता, ये सामंत मौका देखकर खुद को आजाद घोषित कर देते थे। और बिल्कुल यही हुआ। वो बड़े बड़े साम्राज्य अचानक ताश के पत्तों की तरह छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गए। देखे कैसे गुजरात में सोलंकी, अजमेर में चौहान और बाकी जगहों पर परमार, तोमर और चंदेल रातों रात आजाद हो गए। साउथ में भी यही कहानी दोहराई गई। राष्ट्रकूटों के कमजोर पड़ते ही यादव, होयसल और काकतीय जैसी नई रियासतें खड़ी हो गईं। अब इसका सबसे बड़ा और खतरनाक नतीजा क्या हुआ? जब पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे गुटों में बट गया और आपस में ही लड़ने लगा, तो बाहर वालों के लिए दरवाजे अपने आप खुल गए। इसी विखंडन और एकता की कमी का नतीजा था कि 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनी जैसे आक्रांताओं ने भारत में सफलतापूर्वक एंट्री ली। खैर, नॉर्थ इंडिया में तो ये सब उथल-पुथल चल ही रही थी। लेकिन चलिए, अब जरा सुदूर दक्षिण की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं हमारे छठे और आखिरी चैप्टर में दक्षिण का उदय। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साउथ की कहानी शुरू होती है संगम युग से, जहां चोल, चेर और पांड्य मौजूद थे। फिर कालभ्रों का युग आया, उसके बाद पल्लवों ने अपना वर्चस्व दिखाया। लेकिन गेम चेंजर मोमेंट आया 850 ईस्वी के बाद, जब पल्लवों का पतन हुआ और इंपीरियल चोल साम्राज्य का उदय हुआ। इसने पूरे डीप साउथ की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन दोनों हिस्सों का कॉन्ट्रास्ट देखिए, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। एक तरफ नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से टूटकर छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बिखर चुका था, और दूसरी तरफ साउथ इंडिया राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे महान शासकों के अंडर इंपीरियल चोल साम्राज्य के रूप में एक विशाल और अपूर्व महाशक्ति में तब्दील हो रहा था। तो अब हम इतिहास के इस पॉइंट पे खड़े हैं जहां से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जब ये नई लोकल ताकतें, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में, खुद को मजबूत कर रही थी, तो तब क्या होगा जब इनका सामना उपमहाद्वीप में बाहर से एंट्री लेने वाली उन नई, विशाल और सेंट्रलाइज ताकतों से होगा? दिल्ली सल्तनत और मुगलों का आना इतिहास के इस डोमिनो इफेक्ट में क्या नया भूचाल लाएगा? ये सब हम जानेंगे अपने किसी और डीप डाइव में। इतिहास के इस कमाल के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।